हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आबा सेक्शन में स्वागत है। आपका जो VBU का जो पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस का, उसका हम यहाँ पे 2018-21 सेशन देख पा रहे होंगे। लेटेस्ट सेशन है 2018-21 सेशन का। हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कौन सा सेट है? सेट 6। और यहाँ पे हम इसका हम यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और 2018-21 का ही सेट 5 का मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया। वो वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे 3-4 जो कर लें, जो कि यहाँ पे आपको आई बटन जो ऊपर दिख रहा है ना, आई बटन, वहाँ से सारी वीडियोस कर लें, ठीक है। और सभी वीडियो को आप अंत तक देखा करें, अंत तक देखिएगा, तभी आपको सभी का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि हम सभी क्वेश्चन का आंसर जब मार रहे हैं तो उसका आपको रीजन भी बता दे रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये वाला आंसर क्यों सही होगा। इससे आपको लाइफ टाइम के लिए आप उसको एक्वायर कर लीजिएगा, याद रहेगा आपके, ठीक है, कंसाइंस में। तो इस तरह से आपको करना है तैयारी। जितने भी हम क्वेश्चन पेपर करवाएंगे उसका रीजन बताएंगे, उसको आपको अपने ध्यान से सुनना है। और आपको उस तरह से 80 प्रश्न भी आप कर लेते हैं तो वहाँ से आपको 200-300 प्रश्न की तैयारी लगभग हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी को वीडियो को पूरा देखा करिए। तो चलिए हम इस पेपर को देखते हैं किस तरह का आया हुआ है। ये सेट 6 है और फुल मार्क्स आपको कितना है? 40। और 1.5 आवर का आपको ये 1.5 आवर का ये पेपर था। चलिए देखते हैं। सिलेक्ट 40 क्वेश्चन हैं, चलिए देखते जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक बनाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं और ये जल्दी डिग्रेडेड नहीं होते, मतलब कि जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है। और ये क्या है कि बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। और इसको मतलब कि बेसिकली सबसे ज़्यादा आदमी कौन सा मतलब कि जिसके कारण ये मतलब फैलता है इन्वायरमेंट में, तो ये मनुष्य द्वारा फैलता है। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेचर तो अपने आप में कभी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्रिएट नहीं करती है, तो ये कौन करता है? ह्यूमन ही करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये सभी पोल्यूटेंट्स किस प्रकार के हो सकते हैं? हैवी मेटल्स जैसे कि आर्सेनिक, मरकरी, लेड, ये सब सभी को हम लोग करते हैं। फाइबर, सिंथेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ह्यूमंस, ठीक है। और यही प्राइमरी है मतलब कि जो प्रोड्यूसिंग होने के कारण जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का प्रोड्यूसिंग का करने का कारण प्राइमरी रीजन कौन है? तो ह्यूमंस है। देखिए सेकंड प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज, CNG क्या है? आपको ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। CNG को क्या बोला जाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये इको फ्रेंडली है और गैसोलीन पहले यूज किया जाता था, उसका अल्टरनेटिव है ये, ठीक है। पहले गैसोलीन यूज होता था, तब इसके बजाय ये यूज हो रहा है। और ये कैसे तैयार होता है? मेड बाय कंप्रेसिंग नेचुरल गैस मीथेन डाउन टू लेस देन 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। मीथेन से ये कंप्रेस करके तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही सेफर है और गैसोलीन और डीजल के बजाय ये बहुत ही नॉन टॉक्सिक है। वो दोनों टॉक्सिक हैं, गैसोलीन और डीजल, और इसलिए इसको यूज किया जा सकता है। और ये आपको एक और बात पता होगा कि डज नॉट कॉन्टामिनेट विथ ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर को ख़राब भी नहीं करता CNG गैस, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखिए बोल रहा है कि कौन सी प्राकृतिक गैस है। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया कि क्या होगा? मीथेन गैस, उसी को कंप्रेस करके तैयार किया जाता है, ठीक है। तो B नंबर आपका इस आंसर का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा था एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDT का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो DDT का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होगा, ठीक है। और ये क्यों यूज किया जाता है? आपको पता होगा, मच्छर भगाने के लिए, ठीक है। और कॉम्बैट मलेरिया, थाइपस, इन सभी बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है। और जितने भी इंसेक्ट बोर्न ह्यूमन डिजीज़ हैं, जो कि मतलब कि कीड़ों द्वारा मनुष्यों में जो बीमारियां आती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, तो इन सभी से रक्षा करने के लिए DDT पाउडर का छिड़काव किया जाता था। और इसका फर्स्ट सिंथेसिस कब हुआ था? 1940 मतलब कि डिकेड में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर A ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते, देखते किस तरह का प्रश्न है। फोर्थ नंबर देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। इनमें से कौन जैव अक्रमण में सबसे अधिक समय लगता है? किस में? जैव अक्रमण में, ठीक है। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉटन, पेपर, बोन और जूट। ये आसान प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा अपने हिसाब से सोचना था। ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। कॉटन जो कपास है वो लगभग आपका कपास का कपड़ा भी आप 1 महीने से 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने में वो गल जाता है। पेपर आपको पता होगा 1 वीक लगता है। जूट भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है? 15 से 1 महीना। लेकिन बोन का हड्डी आपको पता होगा कि मनुष्य का हड्डी जब अंदर रहता है ज़मीन के अंदर तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो बोन हम मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं आपको जो लगता है। चलिए 5th नंबर में देखते हैं। 5th नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर्स इज नेचुरली ड्यू टू हाई कंसंट्रेशंस ऑफ। इनमें से किस कारण प्राकृतिक जल में जलीय पौधे तथा खिलने वाला शैवाल की बाधा ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो किस कारण से होते हैं? फिफ्थ का आंसर आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा देखिए सोच के, कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फेट्स के रूप में होते हैं और ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स समझ रहे होंगे, खाने का काम। किसे खाने का काम करते हैं? एल्गी का। तो इससे एल्गी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसी के कारण इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी बिकॉज ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स एडेड टू वाटर बॉडीज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड द कल्चरल यूट्रोपिकेशन। ठीक है, जिसके कारण मतलब कि कचरा जो मनुष्य लोग फेंकते हैं, आदमी लोग जो फेंकते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स, तो उससे क्या होता है? वो पोल्यूटेंट्स वहाँ पे चले जाते हैं जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा होती है और वो फॉस्फोरस क्या बनाते हैं? फॉस्फेट। और वो फॉस्फेट किसके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं? एल्गी के लिए, और ये एल्गी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आपको एक बात ये और पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन ऑफ दीज एल्गी एज वेल एज डेड वाटर ऑर्गेनिज्म फर्दर डिप्लीट द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। आपको ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। हर देखिएगा इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा रहता है। DO मतलब क्या होता है? डिजॉल्व वाटर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या होता है? DO मतलब डिजॉल्व वाटर। ठीक है, तो यही फॉस्फेट के कारण जब ये सभी एल्गी जब बढ़ जाते हैं, जो हम कचरा फेंकते हैं, उसके कारण क्या होता है? उसमें फॉस्फेट होता है और इसके कारण ये इनको न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं एल्गी के लिए और एक्वेटिक प्लांट्स के लिए, जिसके कारण वो बढ़ जाते हैं। और आपको पता होगा कि पानी में क्या है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। D फॉर डिजॉल्व्ड और फॉर ऑक्सीजन। और यही आपको एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं, पानी में रहने वाले जीव, जैसे कि मछली हो गए और भी जितने भी हो गए, ऑक्टोपस, मछली, बड़े बड़े जितने भी हैं जलीय जीव, उनके लिए बहुत ही कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ कौन कर लेते हैं? यहाँ पे वो ब्लूम एल्गी कर लेते हैं, प्लांट्स कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? आपको पता होगा कि वो पौधे हैं, तो जिससे कि डिजॉल्व वाटर में कमी आ जाती है, डिक्रीज होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है? उनको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉस्फोरस। ठीक है, याद रखिएगा, फिफ्थ का D। मैंने इसका अच्छा से रीजन आपको बता दिया, आपको याद रखना चाहिए। चलिए देखिए 6 नंबर में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर यूज। ये आसान प्रश्न है, तो इसको क्या कहा जाता है? रेन वाटर फॉर यूज के लिए जिसको कलेक्ट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग का मतलब ही होता है संग्रहण। ठीक है, तो यह प्रश्न आपको एक अच्छा आसान था। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? तो कोल्ड डेजर्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें से कौन होगा? 7th का कौन सा ऑप्शन सही है? D नंबर, गोबी डेजर्ट। ठीक है, थार में तो गर्मी रहती है। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन आप देख लें। कोल्ड डेजर्ट कौन है? गोबी डेजर्ट। चलिए 8th नंबर प्रश्न में आते हैं। व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का 2 सबसे मतलब कि मेन टाइप्स कौन है? तो आपको पता होना चाहिए। 8th का क्या आंसर होगा? A। ठीक है, सरफेस एंड सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है MS स्वामीनाथन इज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट। MS स्वामीनाथन भारत के सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? तो MS स्वामीनाथन क्या थे? बहुत ही फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे एंड इज बेस्ट नॉन एज द साइंटिफिक लीडर ऑफ द एवरग्रीन रिवॉल्यूशन मूवमेंट। आपको याद रखना है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन मूवमेंट जो हुआ था उसमें ये बहुत ही साइंटिफिक लीडर के नाम से मतलब कि बहुत ही उसमें मुख्य रोल निभाया था उन्होंने, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो वो उसमें मतलब कि उसमें लीड का काम किए थे, तो आपको याद रखना है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन मूवमेंट। और क्या नाम था? MS स्वामीनाथन। ये क्या थे? एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। क्या आंसर ऑप्शन सही होगा? A। 9th का क्या ऑप्शन सही होगा? A। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10th नंबर में आपको पूछा गया है MC मेहता इज अनडाउटली इंडियाज मोस्ट फेमस। MC मेहता जो है निश्चित रूप से भारत के प्रसिद्ध ब्लैंक हैं। तो MC मेहता जो है वो 1984 से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि न्यूमरस लैंडमार्क उन्होंने जीता है जजमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं, बहुत ही नामी अटॉर्नी है। और आपको पता होगा कि लीड फ्री गैसोलीन जो है वो इंडिया में उन्होंने ही मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाया था। द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फॉलिंग गंगाज, और जो ताजमहल में जो आपको पता होगा कि जो पीला पीला दाग आ रहा है, वो सभी पर इन्होंने अपना मतलब कि इन्वायरमेंटल मतलब कि इन्वायरमेंटल लॉयर हैं और वे इन्हीं सभी इन्वायरमेंट के इशू के अगेंस्ट लड़ते हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। और अच्छे इन्वायरमेंट के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन A सही होगा। इन्होंने ही ताजमहल वाला जो केस है वो भी किया था और लीड फ्री गैसोलीन के लिए भी इन्होंने कोशिश की। इंडस्ट्रियल जितने भी पोल्यूशन होते हैं उसको लेकर भी ये सुप्रीम कोर्ट में इन्वायरमेंट के पक्ष में लेके बहस करते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर देखते हैं और क्या प्रश्न है। देखिए 11th में पूछा गया है व्हाट सप्लाई द एनर्जी टू ऑल ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये यहाँ पे होगा
जो बोल रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय वातावरण में है ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपको पता होगा कि सभी ट्रॉपिकल लेयर में जितने भी एनर्जी हैं वो सनलाइट से आता है। सबसे पहला यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स किससे खाना अपना फूड बनाते हैं, वो सनलाइट का यूज करके ही बनाते हैं। तो वही सनलाइट का फिर आपको पता होगा कि ईच ट्रॉपिकल लेवल में 10% एनर्जी जाती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर सही होगा, सनलाइट। ठीक है, तो 11th का क्या ऑप्शन सही होगा, सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछ रहा है डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीटिवोट्स आर सेम। तो इसका ऑप्शन होगा नहीं, डिकम्पोजर्स अलग हैं और डेट्रीटिवोट्स अलग हैं। अच्छा सुनिए, डिकम्पोजर्स और जो डेट्रीवोट्स हैं वो सेम क्यों नहीं है। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो जिनको डिकम्पोज करते हैं, देखिए डिकम्पोज कैसे करते हैं, वो उसे खाते नहीं हैं बल्कि सिर्फ वो एक्सटर्नली बाहर से ही उसे डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं शरीर को लिए जो कंज्यूम करते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पर लेते हैं, वो उससे नहीं लेते। जिसको डिकम्पोज करते हैं वो तो डिकम्पोज बहुत ही भारी मात्रा में करते हैं लेकिन उससे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते। लेकिन जो डेट्रीवोट्स हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में खाना खाते हैं और उसी मटेरियल को डिके भी करते हैं। मतलब जिस मटेरियल को वो डिके कर रहे हैं, मतलब कि क्षति पहुंचा, मतलब कि उसको कम कर रहे हैं, उसी को वो खाते हैं और उसी से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। समझ में आ रहा होगा, डिकम्पोजर जिसे डिकम्पोज करते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, लेकिन डेट्रीवोट्स उसी से लेते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं और क्या आया हुआ है। देखिए 13 नंबर प्रश्न में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड डाउन टू यील्ड एनर्जी कॉल्ड, क्या कहलाता है। ठीक है, ये जब हम किसी फूड को तोड़ के उससे जब एनर्जी निकलती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, द जो एनर्जी रहता है फूड के अंदर वो यूज कर लिया जाता है बॉडी के सेल के द्वारा। समझ में आ रहा होगा, जब हम लोग खाते हैं उसके बाद उसका यूज आ जाता है बॉडी के सेल के द्वारा। और सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि सेलुलर रेस्पायरेशन होगा, हमारे सेलुलर में ही फैल जाता है वो। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या प्रश्न है। 14 नंबर पूछ रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वाटर रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे देखिए एक और ये एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, इसके ऊपर आप पढ़िएगा तो इन्वायरमेंटल साइंस के बुक में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, आपको याद रखना है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसी तरह डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है वाटर में वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो डिजॉल्व वाटर जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो उससे वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स जो इतने भी हैं जैसे कि जलीय जीव उनको तकलीफ होने लगती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है रिजल्टिंग इन इंक्रीज, इसके रिजल्ट में क्या होगा। ठीक है, इससे क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने से और ऑक्सीजन के डिजॉल्व का कम होने से। तो देखिए ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है। तो न्यूट्रिएंट एक्टिविटी, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और इन्वायरमेंटल एक्टिविटी, मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा इसमें और क्या ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, 15th नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि विच पोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज मेजर इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर ऑन इन्वायरमेंट। सबसे खतरनाक मतलब कि सबसे नामी पोल्यूशन कौन है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो 15th का क्या ऑप्शन सही होगा, डी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16th में देखिए क्या पूछा हुआ है। 16th का देखिए प्रश्न वही पेज में छूट गया, व्हाट इज हॉटस्पॉट। ये देखिए प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, व्हाट इज हॉटस्पॉट। तो देख लीजिएगा हॉटस्पॉट क्या होता है, ये हमारे पिछले सेट में जो हमने कंप्लीट एनालिसिस किया उसमें भी है। तो देख लीजिए हॉटस्पॉट क्या है। तो हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन यहाँ पे भी है, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा सही 16 का, सेंसिटिव जोन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पे खतरा ज़्यादा है कि कुछ स्पीसीज वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब कि समाप्त हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर देयर, कितने तरीके से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कौन कौन है, डायरेक्ट पम्प्ड सिस्टम है, इनडायरेक्ट पम्प्ड सिस्टम है और इनडायरेक्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो ये 3 तरह के हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी नंबर। ठीक है, 3। तो फिर 17 का क्या ऑप्शन सही होगा, सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर पूछ रहा है इन फूड चेन ग्रास होपर। ठीक है, ग्रास होपर कंस्टिट्यूट था
ग्रास ऊपर मतलब बोलता है कि कौन से ट्रॉपिकल लेवल में आता है। तो आपको पता होगा कि सबसे नीचे कौन आता है, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सबसे नीचे होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेयर। और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो मतलब प्लांट टू प्लांट पर अपना डिपेंड करते हैं, फूड खाते हैं, वो सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल का मतलब कि क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रास ऊपर भी वही है, ग्रास ऊपर भी वही करता है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, तो इसलिए ये क्या होगा, तो ये होगा सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज पोलार पानी, पोलार पानी क्या है, ठीक है, व्हाट इज पोलार पानी। तो 19th का क्या ऑप्शन डी होगा, डी होगा। रेन वाटर को ही पोलार पानी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है मैं ये भी बता दे रहा हूँ, रेन वाटर जो कि डेजर्ट रीजन में मतलब कि इसको जो मतलब कि साफ करके रखा जाता है उसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हेन डिड द वर्ड फूड सिक्योरिटी केम इनटू एग्जिस्ट, शब्द खाद्य सुरक्षा कब से आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी जो टर्म है वो कब से आया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 20 का सी नंबर, 1974 में आया है, ठीक है, 1974। और जो फूड सिक्योरिटी है ये क्या होता है, इसका मतलब ये भी समझिए कि इसका मतलब कि मेन मोटिव क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मेजरमेंट है कि किस तरह से फूड और जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी लोगों को अवेलेबल है या नहीं है, और सभी इंडिविजुअल लेवल पर इसको एक्सेस करने की एबिलिटी है कि नहीं है। फूड सिक्योरिटी का मतलब यही होता है। और इसे सबसे पहले 1974 में वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस ने ये टर्म दिया था, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। एंड क्या डिफाइन किया था कि इस पर क्या एम्फेसिस किया गया था, किस पर जोर दिया गया था कि जो फूड है वो सभी को एडिक्वेट मात्रा में, नरिशिंग एंड डाइवर्स बैलेंस्ड और मॉडरेट लेवल में सभी को फूड सभी को बेसिक लेवल में मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड, टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन क्या सही होगा इसमें देख लीजिए। टाइगर जो ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने किया था, ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च जो किया था। और मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम अप्रैल 1973 में, मतलब कि ए ऑप्शन सही होगा 21 का, उस समय लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि टाइगरों को बचाया जा सके, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ जनानी सुरक्षा योजना विच इज़ द प्रोग्राम बाय द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें मेन उद्देश्य क्या था, मेन इसका मोटिव क्या था। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या सही होगा 22 का सी नंबर, ठीक है। रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, जैसे कि माँ और जो नवजात के शिशु की जो मृत्यु हो जाती थी उसका जो मोर्टेलिटी रेट था उसको कम करना, ठीक है। तो यही होगा सी ऑप्शन, ठीक है, इसका यही उद्देश्य था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज। कौन सा प्रथम राज्य भारत का है जो कि घर के छत के ऊपर, सभी घर के छत के ऊपर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य किया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, इधर भी क्या क्या दे दिया है, केरला, असम और गोवा, लेकिन इसका ऑप्शन तो उधर ही सही है, तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। और कब से किया है, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2001, ठीक है। और ये सभी रूरल एरिया जितने भी हैं तमिलनाडु के, वहाँ पे सभी में ये मतलब इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, सभी में लागू किया गया। तो इसका ऑप्शन तमिलनाडु सही होगा और सभी में कंपलसरी कर दिया गया है वहाँ पे रूरल एरियाज़ में। 24th का आंसर चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हेन डिड वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया एस्टेब्लिश्ड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना कब हुई। तो 24 का ऑप्शन क्या सही होगा, 24 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1969 में, ठीक है। आपको ये भी बता दूं कि WWF जो इंडिया है वो जो इस्टेब्लिश किया गया तो उनका मेन पर्पस क्या था, तो वो 3 चीज़ों के लिए किया गया है। देखिए, नेचर के कंजर्वेशन के लिए, सॉरी थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो जा रहा है, कंजर्वेशन के लिए, नेचर कंजर्वेशन, और एक और 2 ऑप्शन में दो और उनका मोटिव बता दे रहा हूँ। इकोलॉजी के कंजर्वेशन के लिए, उनके ध्यान बैलेंस बनाए रखने के लिए, उनका इकोलॉजी बैलेंस, और एक इन्वायरमेंटलिज्म के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है, इसलिए किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है। 25 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टेब्रेट्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, किस कैसूरिक में लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है, किस में ज़्यादा लुप्त ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चलिए देख लेते क्या दिया हुआ है। फिशेस दिया हुआ है, बर्ड्स दिया हुआ है, रेप्टाइल्स दिया है और मैमल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कि किसी भी स्पीसीज का मतलब कि जो एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, मतलब इंडेंजर्ड होने का खतरा है, वो सबसे कम फीस के लिए ये आपको रखना। अगर लिस्ट पूछा आएगा तो इसका ऑप्शन फिशेस सही होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि लिस्ट किस में फिशेस क्यों होता है। मैं भी कारण बता दे रहा हूँ कि सभी तालाब पॉन्ड सभी जो होते हैं, जैसे कि यहाँ तालाब है, फिर कुछ दूरी में बहुत ही बड़ा लैंड का हिस्सा है, फिर यहाँ तालाब रहता है, यहाँ तालाब यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कुआं रहता है, तो सभी जगह फिशेस की प्रजातियाँ स्पीसीज अलग अलग एक ही प्रजाति के मतलब एक ही स्पीसीज के मछलियाँ यहाँ भी हैं, एक ही स्पीसीज के यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, एक बहुत बड़ा समुद्र है यहाँ भी है। क्यों इसका कम खतरा है उनके इंडेंजर्ड होने का, सबसे कम क्यों रहता है वो मैं कारण बता रहा हूँ। तो बात के माने अगर ये तालाब सूख गया या यहाँ पे गार्बेज वेस्ट या किसी भी तरह के ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के कारण यहाँ पे अगर यहाँ पे एक स्पीसीज नष्ट भी हो जाती है, एक स्पीसीज के कुछ मछलियाँ, तो यहाँ पे उस स्पीसीज की मछलियाँ बच जाती है, यहाँ बच जाती है, यहाँ बच जाती है, यहाँ बच जाती है। तो इस तरह से फिशेस के खतरा सबसे कम होता है, वो जल्दी इंडेंजर्ड में नहीं आती है। अब देखिए सबसे अधिक किसका खतरा है ये मैं पहले बता दूँ, इसके बाद कि चलिए देख लेते हैं कि कितने स्पीसीज इंडेंजर्ड हैं, किन किन किसके किसके कितने हैं। तो देखिए बर्ड्स ऑप्शन दिया हुआ है, तो बर्ड्स के मैं बता दूँ कि इसके 11 स्पीसीज अभी इंडेंजर्ड हैं। रेप्टाइल्स की मैं बता दूं इसके 6 हैं। ठीक है, और मैमल्स मतलब स्तनपायी जानवरों के 62 हैं। तो देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा किसका है, मैमल्स का 62, तो इसलिए मैमल्स इसका आंसर होगा। क्या ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है, मैंने पूरे कंप्लीट एनालिसिस के साथ पूरे रीजन के साथ मैं सभी का सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ आपके पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि विच इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन। इंडियन लायन का सबसे नेचुरल हैबिटेट कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वेस्टर्न घाट्स, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम घाट सुंदरवन डेल्टा, गिर फॉरेस्ट गिर का जंगल, और हिमालयाज हिमालय। यार ये हमने 8th 9th में ही पढ़ा है, बहुत साल पहले, कम से कम 10-12 साल पहले हमने को ने इसको पढ़ चुके हैं हम लोग, काफ़ी दिन हो चुका है। और ये 8th 9th के भी मतलब कि बुक में रहता था हम लोगों का, बहुत ही दिन हो गया, तो उसमें हमको याद है कि ये रहता था कि टाइगर के बारे में, लायन के बारे में। तो लायन का गिर का जंगल बहुत ही फेमस है, तो याद रखना इसे कि गिर का फॉरेस्ट में ही उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ छोटे से जंगल में ही बहुत सारे लायन आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर में प्रश्न में पूछा हुआ है कि विच टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में किस तरह के मतलब कि वाइल्ड लाइफ, किस तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं, तो इनमें से ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ क्या पाया जाता है, तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा। 27 का देखिए वहाँ पे और क्या क्या पाए जाते हैं वो आप रख लें। ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो वहाँ पे फाउंड मतलब पाए जाते हैं वो देखिए एलिफेंट्स होते हैं, टाइगर्स होते हैं, डियर होते हैं। आप थोड़ा सा सुन लीजिए, एलिफेंट्स, डियर, टाइगर्स, और वो सभी यहाँ ऑप्शन में नहीं है। मंकी भी नहीं है। ठीक है, मंकी भी वहाँ वो बहुत ही कॉमन है। 1 हॉर्न्ड राइनोसेरस, ये बहुत ही नामी है, ये आपको जरूर याद रखना है कि 1 हॉर्न, एक सिंग वाले घेड़े, एक गेंडे, 1 हॉर्न्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राइनोसेरस। ठीक है, 1 हॉर्न्ड राइनोसेरस, एक सिंग वाले गेड़े वहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स पाया जाता है, एलिगेटर्स पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिल रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। और 27 का सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया इज। लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तो लार्जेस्ट डैम आपको पता होगा। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही है, 28 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, सबसे बड़ा है भाखड़ा नांगल डैम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय HIV। HIV के द्वारा कौन सी सेल डिस्ट्रॉयड कर दी जाती है। ठीक है, 29 का क्या ऑप्शन सही होगा, 29 का ऑप्शन सी, टी हेल्पर सेल्स। और ये सेल्स क्या हो जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं HIV के द्वारा। ठीक है, और जिसके कारण फिर आपकी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता रहती है, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि जो उनसे लड़ने की क्षमता होती है पूरी कम हो जाती है, और उसके कारण वो बीमारी आप पर हावी हो जाती है और आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये टी से हेल्पर सेल्स को नष्ट करती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल। HIV पॉजिटिव पीपल के लिए कौन सा फीता, जो कौन सा रिबन कलर है। ठीक है, तो 30 का कौन सा सब सही होगा, रेड रिबन। ठीक है, आप देख लीजिएगा HIV का यहाँ पे ऐसे फीता बना हुआ रहता है, आपको पता होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड रिबन रहता है ऐसे करके, देखे होंगे आप, थोड़ा चौड़ा पट्टी रहता है ऐसे करके, और वो कौन से कलर का रहता है, रेड रिबन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा।
31 में देखिए पूछ रहा है व्हाट इज कॉल्ड फॉर ए डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, एक ही जीवों के अस्तित्व समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, एक ही तरह के जीवों के असतत समूह के लिए क्या कहा जाता है। ठीक है, एक ही तरह के जीव होने चाहिए और उनके समूह को हम क्या कहते हैं, तो उसके समूह को क्या कहते हैं, स्पीसीज। ठीक है, किसी भी स्पीसीज को कहने का मतलब है कि डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही तरह के जीवों के असतत समूह। ठीक है, देखिए 32 में क्या प्रश्न किया गया है कि विच कंजर्वेशन एडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर किसके कारण मतलब कि इनका डिप्लीशन हो रहा है, क्लोरीन, तो ये सभी चीज़ों को याद रखें। ओजोन लेयर किस मतलब कि पाया जाता है, कौन सा लेयर में पाया जाता है एटमॉस्फेयर के, तो आपको याद होना चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर, तो वो सभी चीज़ें याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न आते हैं। तो कौन सा कंजर्वेशन एडॉप्ट किया गया था, तो वो एडॉप्ट किया गया था 1985 में, याद रखना है। 2 ऑप्शन इधर भी दिया है, देख लीजिए एक बार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, स्टॉकहोल्म कंजर्वेशन कन्वेंशन, और इधर दिया हुआ है वियना कन्वेंशन और एक बेसल कन्वेंशन, वियना अधिवेशन, बासल अधिवेशन, देख लीजिए हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, वियना कन्वेंशन। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये 1985 में हुआ था, ताकि ओजोन लेयर है उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32 में क्या पूछ रहा है कि बेसल कन्वेंशन इज मेनली डील्स विथ, जो बेसल जो कन्वेंशन हुआ था वो मेनली किसके साथ डील्स करता है। 33 का क्या ऑप्शन सही होगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये हजार्डस वेट्स एंड देयर डिस्पोजल्स पर हुआ था कन्वेंशन। ठीक है, तो इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव कि जो ह्यूमंस हैं उनके हेल्थ को ध्यान दिया गया था। ठीक है, और जो इसका इफ़ेक्ट है जो हजार्डस वेस्ट के कारण, ठीक है, जो हजार्डस वेस्ट होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं डिस्पोजल्स, उनसे ह्यूमन लाइफ को और इन्वायरमेंट को दोनों को खतरा है। ठीक है, तो इसलिए ये कन्वेंशन किया गया ताकि हजार्डस वेस्ट और इसके डिस्पोजल से ऐसा डील किया जाए कि ह्यूमंस मतलब कि आदमियों को और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट को कम से कम खतरा हो। ठीक है, अगला देखिए 34 में क्या प्रश्न है। 34 में पूछा गया द एक्टिविटीज़ ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड टिम्बर हार्वेस्टिंग इज़ परमिटेड इन, भूमि की खेती, लकड़ी की कटाई की गतिविधियां कहाँ पे अनुमति है। तो 34 का कौन सा ऑप्शन होगा, देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन पहले दिया हुआ है, सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सैंक्चुरीज जो होते हैं वो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ऐसे जगहों में कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, टिम्बर, सभी सब चीज़ें का मतलब टिम्बर कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, टिम्बर हार्वेस्टिंग, ये सभी चीज़ें वहाँ पे परमिटेबल मतलब परमिटेड रहती है। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आप इंटरफेयर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अनुसार आप वहाँ पे कोई भी चीज़ का इंटरफेयर, बाहरी इंटरफेयर वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा होता है उसके ऊपर आपको इंटरफेयर नहीं करना है, वहाँ ये सभी चीज़ें अलाउड हैं, लेकिन देयर इज़ नो इंटरफेरेंस इन दिस प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट में कोई भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सैंक्चुरीज यहाँ पे, लेकिन जो प्रोजेक्ट चलते हुए रहता है सैंक्चुरीज में, उस प्रोजेक्ट में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, बाकी आप गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कहने का मोटिव मतलब कहने का मतलब यही है। अगला देखिए कौन सा प्रश्न है, ये 35 नंबर, फ्लावर्स ऑफर टू द गॉड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो फूल को भगवान को चढ़ाया जाता है, फूल भगवान को, इसका एक उदाहरण देखिए। इसका ऑप्शन मैंने नहीं समझ पाया तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए क्या सही होगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 36 नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज कॉल्ड फॉर द इलीगल कलेक्शन ऑफ इंडिजिनस प्लांट्स बाय कॉर्पोरेशन टू पेटेंट देम फॉर देयर ओन यूज। देखिए एक अच्छी बात है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कि निगमों द्वारा स्वदेशी पौधों के अवैध संक्रमण को स्वयं के उपयोग के लिए पेटेंट करने के लिए क्या कहा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या गलत करते हैं लोग कि स्वदेशी पौधों के अवैध संग्रहण भी करते हैं, ये बहुत ही अच्छा बात है। देखिए क्या करते हैं लोग, ये पहले बात सुन लीजिए कि अवैध संग्रहण करते हैं और साथ में उसको पेटेंट करके स्वयं के लिए उपयोग के लिए बनाया जाता है, तो ये गलत मोटिव के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत ही गंदा मतलब कि उनका ध्यान है ताकि स्वदेशी पौधों का अवैध संग्रहण कर लिया जाए और उनके सिर्फ स्वयं के उपयोग के लिए पेटेंट कर लिया जाए, पेटेंट कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रश्न है, मैं ये कहने का मतलब है, ये पूछा जा सकता है। तो बायोपायरेसी, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशंस और
बायोडिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी। देखिए यहाँ पे प्रश्न तो एकदम आसान है, ये ऑप्शन ही इसके आसान बना दिया है। बायोमैग्निफिकेशन मतलब जैव आवर्धन, किसी भी छोटी जंतु को बड़ा करके देखना, माइक्रो लेवल के किसी भी मतलब कि माइक्रो लेवल के किसी भी चीज़ को जूम करके बड़े मैग्नीफाई करके देखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। सी नंबर देखिए बायोडिग्रेडेशन, ये तो एकदम गलत है, डिकम्पोजर्स तो है नहीं जो बायोडिग्रेड करेंगे, और बायोडाइवर्सिटी की तो बात ही नहीं हो रही है जैव विविधता की। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, एकदम आसान है, इसका ऑप्शन होगा बायोपायरेसी, ठीक है। बायोपायरेसी के द्वारा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और क्या प्रश्न है इसमें। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि इसका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है कि व्हाट डज एक्रोनिम हिप्पो फुल फॉर्म, ठीक है, विच डिस्क्राइब्स द मेन काउजेज फॉर थ्रेट टू डाइवर्सिटीज। हिप्पो का संक्षिप्त रूप क्या है जो जैव विविधता के लिए मुख्य खतरों का वर्णन करता है। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, एक से एकदम एक जैसा सब दिख रहा है, तो इसका अगर ऑप्शन अच्छा से याद नहीं रहा तो आप ये क्वेश्चन जल्दी गलत कर देंगे। हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन, इन्वेजन, स्पीसीज, पोल्यूशन, पोलराइजेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग। देखिए पोलराइजेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है, ध्रुवीकरण का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 37 का मैं सीधा बता दे रहा हूँ कि बी ऑप्शन सही होगा। डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पर्यावरण निवास, इन्वेजन स्पीसीज, आक्रामक प्रजातियाँ, पोल्यूशन भी होना चाहिए, पॉपुलेशन भी होना चाहिए, और ओवर हार्वेस्टिंग और अधिक फसल, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर में चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न पूछा रहा है। एमोएबिक डेसेंट्री इज कॉज्ड बाय अमीबा पेचिस किस कारण होता है। तो 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 38 का ऑप्शन डी सही होगा, प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, आपको पता होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में मापा जाता है, कहीं का 200-300 आता है। तो अगर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी कोई सुनना होगा कि दिल्ली का बहुत ही ख़राब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 से ऊपर आ गया है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लिया जाता है ताकि वहाँ के वायु की गुणवत्ता का पता चलता है कि कितना साफ़ वहाँ पर वायु है और वहाँ पर लोगों के लिए कितना ही मतलब कि अच्छी वायु है। अगर आप वहाँ का इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक वायु के मतलब कि वायु के समक्ष रह रहे हैं और उनके ज़्यादा डिजीज़ होने के, स्किन मतलब कि डिजीज़ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सांस संबंधी ब्रेथ से लेकर कितनी भी बीमारियां हो सकती है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ज़्यादा रहता है तो ये क्या कहता है, इट्स टेल्स अबाउट द साउंड पोल्यूशन, तो एकदम गलत है, ठीक है। सांस संबंधी यहाँ पे बीमारियां होने के बहुत ही चांस रहते हैं। इट मेजर्स एयर पोल्यूशन मेनली सल्फर, ये सही होगा ऑप्शन 9, ठीक है। इट मेजर्स ओजोन लेयर्स, ये तो एकदम नहीं मापता है। इट चेक्स द कलर ऑफ द एयर, ये सभी काम नहीं करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर में जाते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आ सकता है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट ए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। विश्व में परिवार नियोजन, देखिए परिवार नियोजन इंडिया में ही फेमस है। तो देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन दिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और 2 ऑप्शन इधर है इंडिया, फ्रांस, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, इंडिया। तो आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियोस मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं, जितने भी प्रश्न और उनके जो मैंने रीज़न दिए हैं वो आपको पसंद आए हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 चैनल हैं, नव आभार, बोर्ड आभार, और हो सके तो अपने मित्रों के पास इसे ज़रूर से शेयर करें ताकि हमें भी मन लगे और बाकी प्रश्न पत्र पर भी आपका क्वेश्चन पेपर मैं बना सकूं, ठीक है। तो इसे अपने थोड़ा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किस इन्वायरमेंटल साइंस के किस पेपर पर हमें वीडियो बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नव आभा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और बाकी का पेपर अगर आपको देखना है तो वीडियो के अंत में आएगा प्लेलिस्ट, तो उस प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोज़ हैं वहाँ पे आप VBU का बना हुआ है, VBU का जो आपका VBU यूनिवर्सिटी है उसका बना हुआ है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी आपके काम की वीडियोज़ रहेंगी आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो उनको देखना जरूरी है, परीक्षा से पहले जरूर देख लीजिए, ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।